नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम हो रहा है अभी, उसमें बाल विकास के कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं 5 से लेकर आज से 9 तारीख हो गई, जितने एग्जाम हुए हैं तो सारे एग्जाम का निचोड़ करके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में करवाने वाला हूं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो इस वीडियो को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कल आके आप इस वीडियो के नीचे थैंक्स जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ही पूरा फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा अवसरों की प्रतिकूलता। यहाँ पर अगर आप लगा दिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी कि अवसर प्रतिकूल होते हैं, इस वजह से जो किशोर होते हैं उनमें द्वंद्व उभरता है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। याद रखना, किसी भी नियम को या सिद्धांत को अगर सिखाना रहता है तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर, आगमन विधि इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आंसर आ जाएगा 5 से लेकर 10 वर्ष। ये क्वेश्चन आपको कल की एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल याद रखना। बात करते हैं चौथे की। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जब टीचर छोटी कक्षाओं में पढ़ाता है तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य और दृढ़ता, मतलब पेशेंस और डिटर्मिनेशन। क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको सिखाना बहुत हार्ड होता है, तब आपको पैसेंस रखना काफ़ी जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों पांचवें की। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से कैसे हैं, तो इस कथन से क्या है, आप असहमत हैं। क्योंकि देखो, सामाजिक भावना तब आती है बच्चे के अंदर जब वो बड़ा होता है, समाज में रहता है, तब आती है। जन्मजात होती है ये बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। छठवां देखो, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो ये किसका सूचक है, तो ये रुचि का है, अभिवृत्ति का है, प्रशंसा का है, मूल्य का है। तो ये जो है ये प्रशंसा का सूचक है। किसका है, प्रशंसा का। तो यहाँ लगा देंगे सी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 7 की। स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्वभाव की बात करें या प्रकृति की बात करें तो इससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये होते हैं सक्रिय, मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्टिव, और जिज्ञासु जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी वाले, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो अनौपचारिक शिक्षा है उसकी जो व्यवस्था की गई है वो कब से कब तक के लिए की गई है, किस आयु वर्ग के लिए की गई है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जहां पर आपको ना स्कूल जाना है, जैसे घर में आप सीखते हो तो वो एक आपकी अनौपचारिक शिक्षा हुई। तो इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं होती, याद रखना। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। जो छात्र होते हैं दोस्तों उनके अंदर जो सामाजिक चेतना है वो कैसे विकसित कर सकते हैं, अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, फिर दिया है पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से और समाचार पत्रिका पढ़ाने से। आंसर आ जाएगा समाचार पत्रिका पढ़ाने से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ए और बी दोनों। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए और बी दोनों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो देन है ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। ये वाला आंसर आपका बेस्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपसे बने तो आप इसका याद रखना, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। अगर अध्यापक की बात करें वो छात्रों के अंदर जो व्यक्तिगत विभेद है उसको किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, तो ये जान सकता है कैसे जान सकता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है, तो इस विधि का जो नाम है, उस विधि का नाम है साक्षात्कार विधि। क्या नाम है, साक्षात्कार विधि, जिसको हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अब देखते हैं 16। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है, तो विश्वसनीयता अधिक होती है आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो बात करते हैं परिवार की। किसकी बात कर रहे हैं? परिवार की। तो परिवार जो है एक अनौपचारिक साधन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल होने की आपको ज़रूरत नहीं होती, तो सीधी सीधी बात है अनौपचारिक साधन हो जाएगा। वहीं बात करें स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें या ऑफिस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? औपचारिक में आती है, परंतु आपका घर जो है वो आपका आता है अनौपचारिक में। सिंपल। चलिए 18 देखते हैं। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, तो कैसे दी जा सकती है? इसका जो आंसर आ जाएगा विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जो मतलब देखो शिक्षा जो है एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, तो त्रिकोणीय प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती है? त्रिकोणीय प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती है? तो त्रिकोणीय प्रक्रिया में आपका छात्र आता है, शिक्षक आता है और सामाजिक परिवेश आता है। यहाँ पर आप लगा देंगे 19 का ए आंसर। चलिए अब देखते हैं 20। अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। दोस्तों जो अध्यापक होता है वो छात्रों में जो सामाजिक है और नैतिक मूल्य है वो संप्रेषण कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से। यहाँ पर 20 की बात करें तो सी आंसर आएगा। 21 देखो, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बहिर्दर्शन विधि। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भाई कौन सी जो है सबसे पुरानी मेथड है मनोविज्ञान की, तो ये बहिर्दर्शन मेथड है। चलिए अब देखते हैं 22। बाल्य अवस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा कहानी में, क्योंकि कहानी देखो आपने खुद बचपन जिया है, आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तभी वो कहानी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। क्लियर कट है। चलो अब देखते हैं 23। ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? जब भी बात आती है ज्ञानात्मक विकास की, तो जिनका नाम जुड़ा है उनका नाम है प्याजे महोदय। क्या नाम है इनका? प्याजे महोदय। तो यहाँ आंसर आएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम मतलब होता है दोस्तों लर्निंग, और लर्निंग को कौन सा उदाहरण जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? पहला दिया स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं है। चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी नहीं है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बिल्कुल लर्निंग में यही आएगा, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 25। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, आंसर बनेगा ये कथन है स्किनर का। किसका कथन है? स्किनर का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? देखो आपको पता है कि छोटे बच्चे को शिक्षा देना तो एकदम जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। किस प्रकार का बोझ जो है वो छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए? तो यहाँ सिंपल सी बात है, गृह कार्य का बोझ ये नहीं देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी मतलब होता है इम्पैक्टफुल, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन कब संभव हो सकता है? तो यहाँ पर अगर बात करें 27 की, तो आंसर आ जाएगा श्रोता का स्तर जानकर। जो आपका सुनने वाला है उसका अगर आप स्तर जान लो तब आपका प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। 28। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आ जाएगा स्कूल के ऊपर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखो हम विद्यालय में क्या करते हैं? खेलों का आयोजन करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे यही रीज़न या उद्देश्य होता है कि जो बच्चा होता है उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, चहुमुखी विकास हो जाए। तो 29 की बात करें तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? सीखने का अवसर मिलता है, पहला पॉइंट। व्यक्तित्व का विकास होता है, दूसरा पॉइंट। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, तीसरा पॉइंट। और चौथा दिया है ये सभी। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ये सभी। तो डी आंसर करेक्ट आएगा। तो देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।